हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था कक्षा 12 का रसायन विज्ञान, जो कि पहला चैप्टर है विलयन। तो अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। ये है चौथा लेक्चर। आशा करते हैं कि आपने हमारी 3 क्लासेज पीछे का देखी होंगी, ताकि आगे चल के आपको कोई डाउट ना हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जितने भी टॉपिक बच गए होंगे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आपका टॉपिक है अणुसंख्यक गुणधर्म। तो आइए जानते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है। तो हम यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होता है विलयनों के वे गुणधर्म जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। किंतु वे विलयन की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। इसे हम आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, हम इसे भोजपुरी अंदाज में समझा रहे हैं आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। विलायक मान लीजिए पानी, ठीक है। अब विलेय विलेय में मान लीजिए कि हम चीनी लिए हैं। तो कहने का मतलब यदि हम एक गिलास पानी में, मतलब पानी की मात्रा को निश्चित कर लिए एक गिलास, ठीक है। यदि हम उसमें चीनी डाल रहे हैं पा भर 1 किलो, तो किस पर निर्भर करेगी? चीनी की मात्रा पर निर्भर करेगी ना। जितना रहेगा चीनी उसके हिसाब से क्या होगा, स्वाद आएगा, मीठापन। ठीक है, तो वही क्या कह रहा है कि जो विलायक की निश्चित मात्रा में, ठीक है, जो विलेय की जो संख्या है उस पर निर्भर करती है। ठीक, आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि अणुसंख्यक गुणधर्म का ही भाग है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो आइए इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। इसे हम आसान भाषा में समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, अवनमन का मतलब होता है कमी। जैसे कहने का मतलब कोई विलायक को हम क्या कर रहे हैं कि वाष्पीकरण कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कितनी कमी आ रही है जो कि शुद्ध विलायक की अपेक्षा, जैसे तुलना जो होता है ना, अपेक्षी का मतलब होता है अनुपात में यदि मिलाया जाए तो उसमें जो कमी आएगी वही क्या होगा, अपेक्षिक अवनमन कहलाएगा। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ रही है। तो आगे देखते हैं, जैसे राउल्ट के नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयन के लिए जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसके सूत्र के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है अवनमन का। ठीक है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एक्स विलेय, जो कि एक्स जो होता है मोल प्रभाज होता है विलेय का, ठीक है, इक्वल होता है एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। संकेत जान लेते हैं, जो छोटा एन होता है वो विलेय के मोलों की संख्या को दर्शाता है, जबकि बड़ा एन होता है विलायकों की मोलों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म का दूसरा भाग क्या है। ठीक है, तो दूसरा भाग है आपका क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसका परिभाषा। ठीक है, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न इस वृद्धि को विलयन के क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ रही है। यदि नहीं समझ में आ रही होगी तो हम इसे और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखा जाए भैया लोगन, कहे का मतलब ई बा कि जैसे क्वथनांक का मतलब का होला, ई बताओ जाए यदि केहू के पता बा तो। नहीं पता तो हम बता देता नहीं। क्वथनांक का मतलब होला कि जैसे पानी के हमनी का गरम करतानी जा तो खौले लागता, उहे का हो जी, खौलल के का हो जी, बॉइलिंग होला, उहे क्वथनांक होला। ठीक है, जैसे शुद्ध जल में हमनी के का करते हैं कि अवाष्पशील कोनो पदार्थ बा, ठीक है, ओके घोले का कोशिश करत जा,
तो जौन विलियन होई ना ओकर का होई ना कि दाबवा जौन लागी वाष्प दबाव वो कम हो जाए। ठीक है, जेकर कारण ना का होला ना कि जो क्वथनांक जौन जल्दी घुले के उहे जब अवाष्पशील मिला देवे के पदार्थवा के तो ओकर क्वथनांक बढ़ जाई, उ तनी देरी से गली मतलब मिली। ठीक है, तो उहे जौन वृद्धि होता ना वही के हमनी के का कहतन जा क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो जान लेते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। तो जो क्वथनांक में उन्नयन और मूलतांक में संबंध जान लेते हैं, तो डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी इंटू एम होता है, स्मॉल एम। ठीक है, तो इसमें जो डेल्टा टीबी होता है वो क्वथनांक में उन्नयन होता है, जो कि केबी होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है। ठीक, स्मॉल एम होता है उसे हम मोललता कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको सूत्र के बारे में भी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और जानते हैं तीसरा गुणधर्म क्या है। ठीक, तो जो आपका तीसरा टॉपिक है हिमांक में अवनमन, इसे डेल्टा टीएफ से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि हिमांक में अवनमन क्या होता है। ठीक है, हिमांक पर पदार्थ के द्रव तथा तोल स्वरूपों के वाष्प दाब समान होते हैं। ठीक है, जब किसी वीर्य पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है, यहाँ बोला की जगह घोला लिख लेना। ठीक है, तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है। हिमांक में उत्पन्न इस कमी को हिमांक में अवनमन कहा जाता है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसे आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, टाइपिंग कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, आइंदा अब नहीं होगा, इसे हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसके सूत्र के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि सूत्र क्या होता है। आशा करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इसका सूत्र होता है डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू एम स्मॉल एम। ठीक है, जो टी एफ होता है डेल्टा टी एफ वो होता है हिमांक में अवनमन, जो कि के एफ होता है मोलल अवनमन स्थिरांक होता है। जबकि स्मॉल एम की बात करें तो ये मोललता होता है। अब मोललता का सूत्र आपको तो पता ही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका चौथा भाग है परासरण दाब। तो आइए जानते हैं परासरण दाब क्या होता है। इसे पी से भी दर्शाया जाता है, पाई से भी दर्शाया जाता है और सी से भी दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। किसी शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में पारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली का मतलब हो जो आर पार दिख सके। ठीक है, के द्वारा विलायक का स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ रही है। देखिए हम इसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब है एक उदाहरण देके आपको समझा रहे हैं। ठीक है, जब हम चने को पानी में भिगोते हैं, ठीक है, रात भर भिगोने के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि जो चना होता है पानी को सोख लेता है ना, वो जो जो उसकी पतली परत होती है, जो उसका कवर होता है ना, वो पारगम्य झिल्ली का काम करता है, जो कि पानी को अपने अंदर समाहित करने का काम करता है। ठीक है, तो आइए परासरण दाब का सूत्र भी जान लेते हैं कि उसका सूत्र और समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो पीवी बराबर होता है एनआरटी। पीवी बराबर क्या होता है एनआरटी, जो कि पी होता है परासरण दाब होता है। ठीक है, जो कि आर होता है विलयन स्थिरांक होता है। यदि भी की बात करें तो भी तो आप सभी को पता होगा कि आयतन होता है, और एन की बात करें तो एन होता है मोलों की संख्या, टी तो सभी को पता है ताप होता है। ठीक, ये है आपका परासरण दाब का समीकरण। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा आशा करते हैं कि। आइए इसका सूत्र के बारे में भी जान लेते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है परासरण दाब का। परासरण दाब को पी या पाई दोनों से दर्शाया जाता है। तो P बराबर होता है CRT, जो कि P होता है परासरण दाब, C होता है मोलरता, R होता है विलयन स्थिरांक, जो कि T होता है ताप। ये है परासरण दाब का सूत्र। इन दोनों पे सवाल आपके इंटर में पूछे जाते हैं, इसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और इस पे 2-3 सवाल भी कर लीजिएगा। ठीक है, जो नहीं आएगा डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसका डाउट का सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो आपका क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो कि पहला पार्ट है विलयन खत्म हो गया है। ठीक है, अब इस पे सवाल करना बाकी है, और जो
बोर्ड एग्जाम में आपके सवाल आते हैं उस पे भी क्लास आएंगी। आप पढ़ते रहिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।